दोस्तों, एक बंदर ने जब सब गांव वालों के सामने बोलना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ देखें। कैसे एक बंदर ने कातिल औरत के खिलाफ गवाही दी। आइए सुनते हैं। गांव की हवा में कुछ और ही बात होती है ना। वो शोर ना, वो हड़बड़ी। बस सुबह की हवा में गायों की घंटियों की हल्की झंकार और किसी कोने से आती चिड़ियों की चहचहाट। इसी सुकून भरे गांव में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बूढ़ी अम्मा अपनी पोती को देख रही थी। आलिया 22 साल की पतली दुबली सलीके से दुपट्टा ओढ़े, आंखों में शराफत और चाल में तहजीब। रंग गोरा तो था, मगर ऐसा भी नहीं कि देखने वाला रुके और देखता रह जाए। मगर जिसको भी देखती नजरें झुका लेती थीं, जैसे उसे अपनी सादगी का पता हो। उसके साथ बैठी थी एक बंदरिया, मगर वह आम बंदरिया नहीं थी। उसका नाम तक नहीं रखा गया था, मगर पूरे गांव में वह आलिया की बंदरिया के नाम से जानी जाती थी। ना जंजीर में बंधी, ना पिंजरे में कैद, खुली आजादी थी उसे। मगर फिर भी वह आलिया का साथ छोड़ती ही नहीं थी। अक्सर लोग कहते, ऐसी वफा तो आजकल इंसानों में भी नहीं मिलती। गांव के लोग पहले हंसते थे, फिर हैरान हुए और अब तो मान चुके थे कि यह दोनों एक दूसरे के लिए अहम है। कभी आलिया की चाय बनती तो बंदरियां रसोई के कोने में बैठी कढ़ाई पर नजर टिकाए रहती। चाय में दूध डालने का वक्त हो तो वह अपनी नन्ही हथेली से दादी का पल्लू खींचती, जैसे कहना चाहती हो, अब डाल दो, दूध जल जाएगा। और जब आलिया आंगन में बैठकर अपने बाल सुखा रही होती तो बंदरियां उसके पास आ बैठती। कभी उसके बालों में उंगलियां फिराती, कभी उसके दुपट्टे के कोने से खेलती। मगर यह सब अभी की बात है। कहानी की जड़ें कुछ और गहरी हैं। कई साल पहले जब आलिया सिर्फ 10 साल की थी, उसकी मां दुनिया से चल बसी थी। बाप ने कुछ दिन कोशिश की, फिर किसी शहर की रौनक में खो गया। आलिया को उसकी बूढ़ी दादी ने पाला, एक छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे, खपरेल की छत और टूटी सी खाट। यही दुनिया थी उनकी। उन्हीं दिनों एक दिन बारिश में भीगती हुई यह बंदरियां मिली थी, भीगी, कांपती, जख्मी सी। आलिया ने अपने दुपट्टे में लपेटा और उठा लाई। दादी ने नाराजगी से देखा था, अब जानवर भी पालेंगी, अपना पेट भर नहीं पाता, इसका क्या करेंगी। मगर जैसे जैसे दिन बीते, दादी का भी दिल भर आया। बंदरिया ने खुद को जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वह कोई मामूली जानवर नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे हर बात को समझती हो। आलिया रोती तो वह उसके आंसू पोंछती। दादी बीमार होती तो वह बाहर जाकर दरवाजे पर बैठ जाती, जैसे कह रही हो, डॉक्टर को बुलाओ। साल दर साल गुजरते गए। आलिया जवान हुई, उसकी चाल में ठहराव आया। गांव के लड़के अब उसकी तरफ देखने लगे थे, मगर उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं होता। वह ना शहर जाना चाहती थी, ना किसी के साथ जाना, बस दादी और बंदरियां। मगर जिंदगी कभी ठहरती नहीं, वो तो चलती रहती है और कहीं ना कहीं मोड़ लाती है। वो गांव जहां एक तरफ आलिया और उसकी बंदरियां की खामोश मगर पुरसर जिंदगी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के एक कोने में एक घर ऐसा भी था जिसमें बाहर से सब ठीक लगता था, मगर अंदर एक सन्नाटा पसरा था। ये घर था दानिश का, गांव का, पढ़ा लिखा, थोड़ा समझदार, थोड़ा हुनरमंद नौजवान। खूबसूरत नहीं था, मगर चेहरा साफ सुथरा था। बोलने का लहजा सीधा साधा और लोगों से मिलना जुलना अच्छा था। उसने 6 साल पहले शादी की थी, निम्मरा से। निम्मरा गांव से थोड़ी दूर एक रिश्तेदार के जरिए आई थी। बिल्कुल घरेलू, खामोश तबीयत की लड़की। शादी के वक्त उसकी आंखों में उम्मीदें थीं और दिल में बस एक ही ख्वाहिश, एक अच्छा घर, एक अच्छा शौहर और कुछ सालों बाद बच्चे। शादी के शुरुआती 2-3 साल में दानिश का रवैया ठीक रहा। वो निम्रा को हंसाने की कोशिश करता, बाजार से छोटी मोटी चीजें लाता और अक्सर कहता, हमारी बीवी को क्या पसंद है यह हमें अच्छे से पता है। मगर फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अब तक औलाद क्यों नहीं हुई, यह सवाल था जो पहले अंदर ही अंदर घूमता रहा। फिर लफ्ज बनकर दानिश की जुबान पर आ गया। डॉक्टरों के चक्कर लगे, दवाइयों के नाम घर में आम हो गए, कभी गांव के हकीम, कभी कस्बे के क्लिनिक, मगर हर बार जवाब वहीं, सब ठीक है, वक्त लगेगा। मगर वक्त बीतता रहा, औलाद नहीं हुई। दानिश के चेहरे पर अब चिड़चिड़ापन उतरने लगा था। वो बात बात पर तंज कसता, क्या फायदा ऐसी बीवी का जो घर की रौनक न ला सके। निम्रा बस सुनती थी। पहले उसकी आंखों में पानी भर आता था, फिर उस पानी की जगह एक अजीब सी ठंडक ने ले ली, जैसे आंखों में अब कुछ देखने की तमन्ना ना हो। फिर एक शाम दानिश ने वह बात कह दी जिसका डर निम्रा बरसों से दिल में छुपा रही थी, मैं दूसरी शादी करने का सोच रहा हूं।
यह कहते हुए उसकी आवाज में ना शर्म थी ना पछतावा। निम्रा उस वक्त चूल्हे के पास बैठी रोटी बेल रही थी। उसके हाथ का बेलन रुक गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा, ना सवाल किया ना शिकवा। बस चूल्हे की लपटों को घूरती रही, जैसे वहीं से कोई जवाब तलाश रही हो। उस रात जब सब सो गए, निम्रा अपनी चारपाई पर पड़ी छत को देखती रही। उसके अंदर जैसे कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ और मजबूत हो रहा था। एक खामोश फैसला जो लफ्जों में नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में माहौल और भी बदल गया। दानिश अब खुलेआम कहने लगा, अब तो बस लड़की वाले से बात करनी है, शादी में ज्यादा कुछ नहीं करना। गांव में भी बातें फैलने लगीं। अरे दानिश दूसरी शादी कर रहा है, पहली से तो औलाद ही नहीं हुई। निम्रा हर बात सुनती रही, मगर उसके चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं आती थी। उसने खाना बनाना कम कर दिया था, बात करना कम, मगर एक चीज वह रोज करती। दानिश के कमरे की अलमारी को खोलकर देर तक कुछ देखती रहती। शायद वह सोच रही थी कि इस कमरे में, इस घर में, इस शख्स की जिंदगी में उसका हिस्सा कितना बचा है। एक रोज दानिश किसी काम से गांव के स्कूल के पास से गुजरा, जहां कुछ छोटे बच्चे जोर जोर से हंसते हुए भाग रहे थे। उन्हीं बच्चों के बीच एक तरफ बैठी थी आलिया। सादा सलवार कुर्ता, आंखों में हल्की सी उदासी, मगर चेहरा साफ और सादगी भरा। उसके पास ही बैठी थी वह बंदरियां, छोटे बच्चों जैसी हरकतें करती। कभी उसके दुपट्टे को पकड़ लेती तो कभी जमीन पर बैठकर उसकी तरफ ऐसे देखती जैसे कुछ पूछ रही हो। दानिश थोड़ी देर खड़ा रहा, जैसे उसकी आंखें किसी जवाब की तलाश में हो। कौन है यह लड़की? उसने अपने एक जानने वाले से पूछा। अरे यह तो आलिया है, अपनी दादी के साथ रहती है। माँ बाप का बचपन में ही इंतकाल हो गया। बड़ी ही सीधी बच्ची है, और ये बंदरियां कहते हैं बचपन से साथ है। कुछ अलग सी है ये बंदरियां, इंसानों जैसी हरकतें करती हैं, मगर नुकसान किसी का नहीं किया कभी। दानिश ने फिर एक नज़र आलिया पर डाली। उसे कोई अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे एक भारी बोझ से दिल हल्का हो गया हो। अगले ही हफ्ते दानिश अपने पुराने जान पहचान वाले बुजुर्ग के साथ आलिया की दादी के घर पहुंचा। दरवाजा खुद दादी ने खोला। सफेद झुर्रियों वाला चेहरा, मगर आंखों में तेजी बाकी थी। आदाब दादी जान। दानिश ने आदाब किया। आओ बेटा, सब खैरियत? जी, बस एक बात करनी थी। दादी ने अपने पांव के पास बैठी बंदरियां को देखा, फिर धीमे से बोली, अंदर आ जाओ, बात दरवाजे पर नहीं होती। थोड़ी देर बाद दानिश ने जो कहा वह दादी के लिए हैरत का सबब था। मैं आलिया का रिश्ता मांगने आया हूं। दादी की आंखों में हलचल सी हुई। तुम्हारी पहली बीवी अब कोई रिश्ता बचा नहीं, वो बस एक साया है उस घर में, उसने पूरी सादगी से जवाब दिया। और यह जो आलिया के साथ बंदरियां रहती हैं, उसे भी साथ लेकर आना होगा। मैं जानता हूं, और मुझे कोई ऐतराज नहीं। दादी ने उसे गौर से देखा, फिर पूछा, तुम क्यों चाहते हो आलिया को? दानिश ने लंबी सांस ली, क्योंकि वह खामोश है मगर सच्ची है, और शायद मैं भी अब किसी खामोश रिश्ते की तलाश में हूं। चंद दिन बाद गांव के लोग हैरान थे। क्या दानिश की दूसरी शादी हो रही है? अरे नहीं भाई, तीसरी समझो। पहली तो अब भी घर में है। और वह लड़की कौन है? वह बंदरियां वाली लड़की। आलिया गांव की गलियों में बातें फैल गई। कुछ ने ताज्जुब किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर आलिया की दादी ने हामी भर दी थी। शादी में बहुत ज्यादा ढोल तमाशा न हुआ, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई शोर, बस दो दिल जो शायद दुनिया के शोर से थक चुके थे। शादी के दिन जब आलिया दुल्हन बनकर दानिश के घर आई, उसके साथ साथ बंदरियां भी थीं, जो पूरे वक्त उसके पास से बिल्कुल भी नहीं हटी। दानिश ने घर का एक कमरा उनके लिए अलग करवा दिया था। बंदरियां के लिए एक छोटा सा झूला, कुछ फल और उसका मनपसंद कपड़ा सब पहले से ही तैयार था। घर की पुरानी दीवारें जो बरसों से खामोश थीं, अब नई आवाजें सुनने लगी थीं। कभी बंदरियां की मस्ती, कभी आलिया की हल्की सी मुस्कुराहट। सुबह की रोशनी जैसे ही आंगन में उतरती, घर की फिजा बदल जाती। मिट्टी की महक, नहाए हुए पौधों की ताजगी और रसोई से आती पकती चाय की खुशबू, सब कुछ एक नई जिंदगी का एहसास देता। आलिया सफेद दुपट्टा सिर पर लिए सुबह सुबह आंगन बुहारती। उसके पास ही बैठी होती बंदरियां, जो झाड़ू की आवाज से खेलती। कभी पत्ते उठाकर किनारे रख देती तो कभी गिलहरी की तरह इधर उधर भागती। घर में अब रौनक सी आ गई थी। दानिश जब दफ्तर जाने को तैयार होता तो आलिया दरवाजे तक आकर हल्की मुस्कुराहट के साथ दुपट्टे के किनारे से उसका टिफिन थमाती। बंदरियां भी दरवाजे तक जाती और एक हाथ ऊपर उठाकर उसे टाटा जैसा इशारा करती, और दानिश अब जैसे हर सुबह का इंतजार करता था।
निमरा, जो इसी घर की पहली बहू थी, अब एक साए जैसी बन चुकी थी। वह देखती कि दानिश अब उसकी तरफ कम बोलता, कम देखता, और जब देखता भी तो उस नज़र में कोई तवज्जो नहीं होती। कभी जो चाय उसकी बनाई पसंद थी, अब आलिया की बनाई चाय पीते वक्त वह कहता, जैसी अम्मी बनाती थी वैसी ही खुशबू है तुम्हारे हाथों में। निमरा सुनती और अंदर ही अंदर जैसे कोई चिंगारी सुलग उठती। आलिया की आदत, उसकी खामोश सी मुस्कुराहट और सबसे बढ़कर उसकी वह बंदरियां, जिसने न जाने कब से पूरे घर को अपने इशारों में बांध लिया था, ये सब कुछ निम्मरा को बेचैन करता था। दिन अब इस तरह गुजरते थे। सुबह में चाय बनती, बंदरियां रसोई से आटे की रोटियां चुराकर भाग जाती, फिर सब हंसते। आलिया जोर से नहीं मगर दिल से। दानिश भी और बंदरियां तो जैसे अपनी ही दुनिया में रानी बनी रहती। शाम में दानिश लौटता तो सबसे पहले उसकी नज़र बंदरियां पर पड़ती, जो जैसे उसका इंतजार कर रही होती। कभी वह उसका बैग खींचती, कभी उसके कंधे पर चढ़कर उसे हल्के से थपथपाती, और फिर वो सीधा आलिया की तरफ जाता। निम्मरा देखती, दिल में उठता सवाल, क्या मैं इतनी बेवजह हो गई हूं एक शाम? निम्मरा, आलिया और बंदरियां तीनों आंगन में बैठी थी। आलिया सब्जी काट रही थी। बंदरियां उसके पास बैठकर बार बार कोई टुकड़ा उठा लेती और मुंह में रखती, फिर मुंह बिचकाकर वापस रख देती। तुझे क्या पसंद है बंदरिया? आलिया ने हंसकर पूछा। बंदरिया ने जैसे समझा और जल्दी से भागकर अदरक का टुकड़ा उठा लाई। निम्मरा ने देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बंदरिया को तमीज आ गई है। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बाजी बहुत समझदार है। कभी कभी तो लगता है जैसे हमारे दिल की बात पढ़ लेती है। शादी को ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि एक दिन दानिश सुबह सुबह काम पर निकलने लगा तो आलिया ने उसके हाथ में टिफिन देते हुए कहा, रुकिए, जरा एक बात कहनी है। दानिश ने हैरानी से देखा, क्या हुआ? आलिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपना दुपट्टा थोड़ा सरकाया और धीमे से मुस्कुरा दी। बंदरियां वहीं पास बैठी थी, वह भी जैसे कुछ समझ रही थी। उसने एकदम से ताली बजाई हल्की सी और उछलकर आलिया की गोद में आ बैठी। दानिश कुछ पल तक अजीब से अंदाज में दोनों को देखता रहा, फिर आंखों में सवाल लिए कहा, आलिया क्या बात है? आलिया ने कहा, मैं मां बनने वाली हूं। सच? हाँ। आलिया ने हल्के से सिर हिलाया। उस दिन पहली बार दानिश ने बंदरियां को भी अपनी गोद में उठाया और कहा, अब तू बड़ी बहन बनने वाली है। बंदरियां ने जैसे समझा और उसने दानिश के गाल पर हल्के से थपकी मारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह हमेशा प्यार जताती थी। वो दिन कुछ और ही थे। आलिया की तबीयत का ख्याल रखने में दानिश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वह हर चीज से पहले आलिया का हाल पूछता और बंदरियां को भी जैसे यह एहसास हो गया था कि अब कोई नया मेहमान आने वाला है। निम्रा वह सब देखती रहती, एक कोने में बैठी। जब भी दानिश और आलिया की हंसी सुनती तो उसके सीने में कुछ चुभता। कभी कभार वो अपने आप से कहती, क्या सिर्फ औलाद ही एक औरत की अहमियत है? मगर फिर दिल से एक आवाज आती, हाँ, शायद इसीलिए तो वह बदल गया है। 7वें महीने में बंदरियां एकदम से बहुत ज्यादा हिफाजती हो गई थी। अब वह आलिया के हर कदम के साथ रहती। जब वह रसोई में जाती, बंदरियां उसके पांव के पास बैठती। जब वह बाहर निकलती, वह उसकी चुनरी पकड़ लेती, और रात को जब आलिया दर्द से कराहती तो बंदरियां जाग जाती। कभी उसके पेट पर हाथ रखती, कभी जाकर दानिश को जगा देती। फिर एक दिन एक खूबसूरत दोपहर में जब हवा में नमी थी और खिड़कियों पर पर्दे हल्के से उड़ रहे थे, घर में एक नई आवाज गूंजी, एक बच्चे की पहली चीख। ताई ने जब आलिया की गोद में एक तंदुरुस्त गोरा चिट्टा बेटा रखा तो दानिश की आंखें भर आईं। उसने पहली बार इतनी सुकून भरी आवाज में कहा, मेरी जिंदगी मुकम्मल हुई। आलिया बिस्तर पर थी, गोद में बच्चा और उसके पास बैठी बंदरियां, जो बार बार उसकी तरफ झांकती और फिर बच्चे को देखती। कभी कभी अपनी नन्ही उंगलियों से उसके पैर छूती। अब दानिश की दुनिया बदल चुकी थी। वो दफ्तर से सीधे घर आता, बच्चे को गोद में लेता और घंटों उसका चेहरा देखता। आलिया के लिए अब वह हर चीज लेकर आता, गर्म दूध, फल और नींद के लिए दवाइयां, और फिर बच्चे को माथे से लगाकर आंखें बंद कर लेता। निम्रा अब बस एक मुकम्मल साए में बदल चुकी थी। वह खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती, मगर उसके हाथों में अब वह हरारत नहीं रही। आंखें हमेशा किसी और दुनिया में खोई रहती। एक बार जब वह बच्चे को गोद में लेने लगी तो बंदरिया ने एकदम से उसका हाथ हटाया। निम्रा ने चौंक कर देखा, अब तू भी मुझे रोकने लगी? उसकी आवाज में कसक थी। बंदरिया ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चा फिर से आलिया की गोद में रख दिया। दिन गुजरते गए, बच्चा अब हंसने लगा था।
बंदरियां उसके साथ खेलतीं और जब वो रोता तो चुप कराने की तमाम जुगतें आजमातीं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए निम्रा के सीने में अजीब सी आग सुलगती रही। वो सामने से तो सब कुछ ठीक दिखाती, आलिया से मुस्कुराकर बात करना, बच्चे के लिए लोरी गुनगुनाना और बंदरियां को खिलाना तक। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल तहस नहस हो चुका था। उसके सामने हर रोज वह मंजर आता, दानिश का बेटे को बाहों में उठाकर कहकहों में डूब जाना, आलिया की आंखों में वह चमक और वह खुद जैसे किसी कोने में रखी बेकार चीज। एक रात जब हवाओं में अजीब सी खामोशी थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था, दानिश किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। आधी रात गुजर चुकी थी, सारा घर नींद में डूबा था, बस एक शख्स की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं। निम्रा वह दबे पांव उठी, अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे धीरे आलिया के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा अध खुला था। अंदर आलिया गहरी नींद में थी। बच्चा उसकी बगल में लेटा था और फर्श के एक कोने में बंदरियां जो हमेशा चौकन्नी रहती थीं। निम्रा ने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली, धीरे से अंदर दाखिल हुई और बिना आवाज किए बच्चे को गोद में उठा लिया। बंदरियां का नाम लालो रख दिया गया था। लालो ने करवट बदली लेकिन गहरी नींद में थी। बाहर निकलते वक्त निम्रा ने एक आखिरी बार मुड़कर घर को देखा और फिर जंगल की ओर चल दी। जंगल में अंधेरा था, हर ओर पेड़ों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और कभी कभार उल्लू की चीख, मगर निम्रा चली जा रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उसके दिल से हर एहसास छीन लिया हो। काफी अंदर जाकर उसने एक जगह देखी जहां जमीन थोड़ी नरम थी। वहीं बैठकर उसने हाथों से एक छोटा सा गड्ढा खोदा, बच्चे को उसमें रखा, दुपट्टे का कोना उसके चेहरे पर डाल दिया और बिना पीछे देखे लौट गई। मगर यह सब कोई देख रहा था, लालो बंदरियां। जैसे ही निम्रा कमरे से निकली थी उसकी नींद टूट गई थी। उसने देखा निम्रा बच्चे को लेकर जा रही है। वह दबे पांव उनके पीछे निकली थी, छुपकर पत्तों के पीछे से कभी पेड़ पर चढ़कर, और सब देखती रही। निम्रा के जाते ही वह फुर्ती से गड्ढे की ओर आई और बिना वक्त जाया किए बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा हल्का हल्का कराह रहा था, उसकी सांसें कांप रही थीं। लालू ने उसके गाल पर हाथ फेरा, गोद में कसकर लपेटा और वापसी के लिए मुड़ी। मगर अब कहाँ जाए? अंधेरा बहुत ज्यादा था और वह रास्ता जो निम्रा तय करके आई थी उसे अब समझ नहीं आ रहा था। लालो बंदरियां एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भागती रही, कभी एक टीले पर चढ़ती, कभी झाड़ियों में झांकती, मगर कोई पहचान का निशान नजर नहीं आता। सारी रात वह जंगल में भटकती रही, बच्चे को अपनी गोद में लिए कभी किसी पेड़ के नीचे रुकती, कभी झील किनारे बैठती। उसने अपने हाथों से बच्चे को गर्म रखने की पूरी कोशिश की, अपने बालों से ढक दिया, पत्तों का बिस्तर बनाया। फिर सुबह की पहली किरण फूटी, पंछियों की चहचहाट शुरू हुई, ओस की बूंदें चमकने लगीं और तभी लालों को दूर एक झोपड़ी नजर आई, टूटी फूटी सी, पर धुआं निकल रहा था। वह तेजी से उधर भागी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काट रहा था। जैसे ही उसने बंदरियां को बच्चे के साथ आते देखा वह चौंक गया। अरे यह क्या है? लालो बंदरियां उसके सामने आकर बैठ गई, बच्चे को आगे किया और अपनी आंखों से उसकी तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो इसका ख्याल रखो। बूढ़े बाबा ने बच्चे को गोद में लिया। उसका रंग फीका था, हाथ ठंडे। ये बच्चा इंसानी बच्चा है। फिर उसने जल्दी से बच्चे को अंदर ले जाकर अंगीठी के पास लिटाया, उस पर अपनी चादर डाल दी और दूध गर्म करने लगा। लालो चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गई, नजरें बस बच्चे पर। बूढ़े बाबा ने बच्चे की नब्ज देखी, सांसें सुनी और फिर खुद ही बड़बड़ाया, कौन छोड़ गया इसे जंगल में? बंदरियां लाई हैं। मगर यह कैसे मुमकिन है? धीरे धीरे बच्चा थोड़ा होश में आने लगा। उसने आंखें खोलीं और एक कमजोर सी आवाज में रोने लगा। बूढ़े बाबा की आंखों में पानी आ गया। मत डर, मैं हूं ना तू, अब यहीं रहेगा। उसी दिन से वो बच्चा बूढ़े बाबा की गोद में पलने लगा। लालू वहीं रहने लगी, कभी बच्चे की नैपी बदलती, कभी उसके हाथ पकड़कर हंसाने की कोशिश करती। दूसरी तरफ जब निम्रा बच्ची को जंगल में फेंक गई थी, उसके अगले दिन जैसे ही सुबह की हल्की सी रोशनी आंगन की मिट्टी पर पड़ी, आलिया की नींद टूटी और उसकी निगाह सीधी गई उस कोने की तरफ जहां उसका बेटा तैमूर हर रोज सोया करता था। मगर आज वहां खालीपन था, न बच्चा न लालो बंदरियां। उसका कलेजा एकदम कांप गया। तैमूर, तैमूर, वो चीखी। फर्श पर झुकी बिस्तर के नीचे देखा, झोपड़ी के बाहर दौड़ी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। उसकी चीखें सुनकर घर की औरतें जमा हो गईं।
सबने इधर उधर देखा, जंगल की तरफ भी झांका, मगर कोई सुराख ना मिला। उसी वक्त निम्रा अपनी आंखें मसलती हुई कमरे से बाहर निकली और बनावटी हैरत से बोली, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतनी? आलिया ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, ना तैमूर दिख रहा है ना लालो, मेरा बच्चा कहीं नहीं है। निम्रा ने आंखें चौड़ी की, होठों पर हाथ रखा और बेहद चालाकी से अफसोस जताते हुए बोली, कहीं बाहर तो नहीं चले गए होंगे? बंदरियां तो दिन में कई बार निकलती है। पूरा गांव गूंज उठा, बच्चा गायब है। लोगों की भीड़ जुटने लगी। कुछ जंगल की तरफ भागे, कुछ पानी के पास ढूंढने गए, कुछ ने खेतों में टटोलना शुरू किया। आलिया बुरी तरह टूटी हुई थी। दुपट्टा सर से उतर चुका था, पांव में चप्पल नहीं और आंखें बस से एक ही सवाल पूछ रही थीं, मेरा बच्चा कहाँ है? उधर निम्रा ने अपने चेहरे पर भी वही नकाब डाल लिया। लोगों के सामने रोने लगी, कभी सिर पकड़ती, कभी कहती, ये क्या हो गया इस घर को? मगर जब कोई नहीं देखता उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और सुकून झलकने लगता। 2 दिन तक घरों में चूल्हा नहीं जला। आलिया बस एक ही बात दोहराती रही, मुझे मेरा तैमूर ला दो। वह कहीं नहीं जा सकता। वह छोटा है, भूखा होगा, ठंड लग रही होगी। गांव वालों की हमदर्दी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं। फिर तीसरे दिन दोपहर में दानिश लौटा। वो जैसे ही बैलगाड़ी से उतरा, गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुम्हारे घर से बच्चा गायब हो गया है। दानिश ने आंखें फैलाकर देखा। हर तरफ शोर, औरतें रोती, बच्चे सहमे हुए। वह भागकर घर की तरफ गया और देखा, आलिया सर पीट रही थी, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें। क्या हुआ यह सब? दानिश चीखा। निम्रा सामने आई, चेहरे पर गम और आंखों में बनावटी आंसू। उसने गहरी सांस ली और कहा, दानिश, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दानिश का बदन जैसे सुन्न हो गया। उसने कांपते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? क्या मतलब? निम्रा ने उसकी बाजू थामकर धीरे से कहा, मैंने देखा, उस रात तुम्हारी बंदरियां तैमूर को लेकर निकली थीं। कहीं जंगल में ले जाकर शायद खा गई उसे, तभी से वह भी गायब है। दानिश पीछे हटा। उसकी आंखों में गुस्सा, शक और दुख एक साथ उमड़ आया। तू क्या कह रही है? लालो, बंदरियां ऐसा कर सकती है? निम्रा ने कहा, तुम्हें जो सच लगे वह मानो, मगर बच्चा गायब है और बंदरियां भी। अब दानिश गुस्से में तमतमा उठा। वो आलिया की तरफ बढ़ा, जो कोने में सहमी बैठी थी। कहाँ है तेरा वह जानवर? तूने ही उसे हमारे बीच घसीटा था। मैंने कहा था, न जानवरों को इंसानों के घर में रखने से कुछ न कुछ जरूर होता है। आलिया हक्की बक्की रह गई। मैंने कुछ नहीं किया दानिश, मैं खुद मां हूं। मैं अपना बच्चा क्यों खोऊंगी? दानिश की आवाज फट पड़ी। मां, तू मां थी तो उस बंदरिया को कैसे बच्चे के पास छोड़ सकती थी? कहीं तूने ही तो उस जानवर से मिलकर? आलिया चीख पड़ी। नहीं नहीं, मुझे मत निकालो, मेरी गलती नहीं है। मेरा बच्चा अभी जिंदा है, मुझे यकीन है। मगर दानिश की आंखों में अब गुस्सा अंधा हो चुका था। गांव वाले चुपचाप तमाशा देख रहे थे। निम्रा ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कहा, दानिश, अब बहुत हो गया। ये औरत बस जिद्दी है। देखो, हमारा घर बर्बाद हो गया। अगले ही पल दानिश ने आलिया का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, निकल जा मेरे घर से। मुझे वह औरत नहीं चाहिए जो मेरे बच्चे की हिफाजत ना कर सके। आलिया जमीन पर गिर गई, कपड़े मिट्टी में सन गए। उसकी आंखें अब आंसू नहीं, बस खालीपन से भरी थीं। वो उठी नहीं, बस वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद वह खुद उठी और सर झुकाकर घर से बाहर निकल गई। कपड़े मैले, बाल बिखरे और दिल में एक ही सवाल, क्या सच में मेरी लालो मेरी तैमूर को छोड़ सकती है? 4-5 दिन बीत गए। आलिया उस दिन के बाद जैसे जिंदा लाश जैसी बन गई थी। ना दुपट्टा ठीक से ओढ़ती, ना बाल बनाती, ना किसी से बात करती। बस अपनी दादी के घर के एक कोने में बैठी रहती। वह कोना जिसमें पहले कभी दादी की कहानियां गूंजा करती थीं, अब बस खामोशी, सिसकियां और गम का ठिकाना बन चुका था। कभी कभी दादी उसके पास आकर चुपचाप उसका सर सहला देती, पर कुछ कहती नहीं। आलिया अब न कुएं पर पानी भरने जाती थी, न बाजार जाती, न किसी पड़ोसन से बात करती। गांव की औरतें जब दादी के दरवाजे के पास से गुजरती तो धीमे सुर में कहती, क्यों ना कहें, बंदरिया को घर में पालना ही गलत था। अरे, हम तो पहले ही कहते थे जानवर जानवर होता है। दिल लगा बैठी थी उस बंदरिया से। दादी का चेहरा शर्म से झुक जाता और उधर निम्रा का रंग अब पूरी तरह चढ़ चुका था। अब वह दानिश के सामने सिर ढककर नहीं, नजरों में नजरें डालकर बात करती थीं। उसकी आवाज में अब शिकायत की जगह नाज होता और दानिश उसकी हर बात पर सर हिलाता।
निम्रा ने हर रोज दानिश को यह यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि आलिया ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। वह उस बंदरिया को बेटे से ज्यादा चाहती थी। किसी दिन अगर तैमूर ना भी जाता तो वह बंदरिया हम सबको तबाह कर देती। एक दिन जब शाम ढल रही थी, निम्रा ने दानिश से बड़ी नरमी से कहा, अगर ऐसी औरत को सजा ना मिली तो कल को औरतें जानवरों से रिश्ते बनाने लगेंगी। कोई शर्म नहीं बचेगी इस गांव में। दानिश का चेहरा सख्त हो गया। उसने मुंह का पान ठूका और कहा, ठीक है, कल पंचायत बैठेगी और यह मामला वहीं तय होगा। अगली सुबह गांव की पंचायत में से एक बुजुर्ग आदमी सीधे दादी के घर आया। दादी बरामदे में बैठी थी, आलिया भीतर कोने में गुमसुम। वो आदमी खंखार कर बोला, कल पंचायत में फैसला होगा, आलिया को आना होगा, गांव की इज्जत का सवाल है। दादी कांप उठी। उन्होंने हाथ जोड़े, बच्ची पहले ही टूटी हुई है, उसको और मत परेशान कीजिए। मगर उस आदमी ने सिर झटक दिया, गलत काम किया है तो सजा तो मिलेगी। अब यह गांव किसी जानवर के हाथ अपनी इज्जत गिरवी नहीं रखेगा। वह चला गया। आलिया दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन चुकी थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और सिर दीवार से टिका लिया। अब उसके अंदर कुछ भी बचा नहीं था, ना सवाल, ना जवाब, ना कोई उम्मीद। बस एक गहराई थी जिसमें वह हर रोज और डूबती जा रही थी। उधर निम्रा ने अपनी चूड़ियों को संभालते हुए आईने में देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसे लग रहा था जैसे कोई जंग जीत ली हो। अगले दिन सूरज सिर पर चढ़ चुका था। गांव की पुरानी पीपल वाली चौपाल में आज बड़ी पंचायत बैठने जा रही थी। गांव के मर्द, बुजुर्ग, जवान सब इकट्ठा थे। औरतें दूर खड़ी थीं, मगर आंखें सबकी पंचायत पर लगी थीं। बीच में चटाई बिछी थी और उसके ठीक सामने सरपंच, दानिश और कुछ पंचायत के बुजुर्ग बैठे थे। सरपंच ने नजर उठाकर कहा, आलिया को बुलाओ। दादी कांपते हुए आलिया को लेकर आई। आलिया का चेहरा जर्द था, आंखें सूजी हुईं, कपड़े मैले और बाल उलझे हुए, मगर चाल में फिर भी कुछ ठहराव था, जैसे दर्द को उसने अपनी चुप्पी में समेट लिया हो। वह आकर चटाई के एक किनारे पर बैठ गई और नजरें नीची कर लीं। सरपंच ने कहा, दानिश बेटा, तू ही बता, मामला क्या है? दानिश ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरी बीवी आलिया ने जानवर को इतना सिर चढ़ा दिया कि वहीं हमारे बच्चे को खा गई। बंदरिया को दोस्त बना लिया और इंसान को जानवर बना डाला। लोगों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई। निम्रा अब औरतों के बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर सुकून का साया था, जैसे वह आज सच में जीत जाएगी। सरपंच ने गुस्से से कहा, आलिया, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपने बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ किया, एक जानवर को अपनी औलाद का निवाला बना दिया। क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? आलिया ने चुपचाप सर झुका लिया। दादी कुछ कहना चाहती थी, मगर सरपंच ने हाथ उठाकर रोक दिया। आलिया कुछ नहीं बोली। फैसले की घड़ी नजदीक थी। सरपंच ने पगड़ी सीधी की और गला साफ किया। तो पंचायत का फैसला यह है कि अचानक किसी ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे देखो सामने। सारी पंचायत का ध्यान उस तरफ मुड़ा जहां से दूर धूल उड़ती आ रही थी। कुछ पल बाद सबने देखा, एक बंदरिया, उसकी गोद में एक इंसानी बच्चा और उसके साथ एक बूढ़ा बाबा आ रहे थे। पूरी पंचायत हक्की बक्की। औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिया, मर्द चौंक गए। सरपंच की आंखें फैल गईं। निम्रा का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारा खून खींच लिया हो। आलिया की आंखें नम हो गईं। उसने बच्चे को देखा, उसकी मां की नजरें पहचान गईं। तैमूर, उसके होंठ कांपे, आंसू बहने लगे। वह चटाई से उठी और दौड़कर तैमूर को छाती से लगा लिया। बंदरिया लालो भी कूदकर पास आ गई और धीरे से अपना सर आलिया की गोद से सटाकर बैठ गई। सन्नाटा छा गया। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, इस बच्चे को बंदरिया मेरे पास बच्चा लेकर आई थी। रात के वक्त जंगल में भटकती रही, फिर मेरी झोपड़ी के बाहर आकर रोने लगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो यही बच्चा उसकी गोद में था। सरपंच ने हैरानी से पूछा, पर बच्चा वहां पहुंचा कैसे? चुप्पी थी चारों तरफ। बंदरियां खामोश खड़ी थीं। सब लोग देख रहे थे कि आखिर क्या होगा। चेहरों पर उलझन और हैरत की लकीरें थीं। एकदम से बंदरिया ने कदम बढ़ाए। धीरे धीरे वह तैमूर के पास गई, जो अभी भी आलिया की गोद में था। उसने तैमूर को प्यार से चूमा, फिर धीमे से निम्रा के पास चली गई। उसने निम्रा के पैरों के पास जोर जोर से हाथ मारा, 4 बार, फिर 3-4 बार। कुछ अजीब से इशारे करती रही और बार बार जंगल की तरफ इशारा कर रही थी। पंचायत के लोग चौकन्ने हो गए। सब ध्यान से देख रहे थे कि बंदरिया क्या करने वाली है। फिर अचानक बंदरिया ने अपनी आवाज में बोलना शुरू किया। आवाज तेज थी, जोरदार थी, मगर जो बोल रही थी
वह कोई समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वह इंसान नहीं एक बंदरियां थी। तभी पंचायती सदस्यों में से एक लगभग 80 साल के बुजुर्ग बाबा निजाकत बाबा खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सुनो, सब लोग यह बंदरियां हमसे कुछ कहना चाहती हैं। फिर उन्होंने उस जंगल के बुजुर्ग बाबा से पूछा जो बंदरियां के साथ थे, बच्चे और बंदरियां तुम्हारे पास कैसे पहुंचे थे? वह बाबा बोले, यह बंदरियां बच्चे को लेकर आई थीं। निजाकत बाबा धीरे धीरे बंदरियां के पास गए और पूछा, बेटी, तुम हमें क्या बताना चाहती हो? बंदरियां ने फिर वहीं अजीब से हाव भाव और इशारे शुरू कर दिए। निजाकत बाबा ने कई जानवर पाले थे, जंगल और जानवरों के बहुत करीब थे। उनकी समझ में यह हाव भाव साफ होने लगे। उन्होंने पंचायत में जोर से कहा, इस बंदरियां का कहना है कि यह बच्चा तैमूर जंगल में फेंका गया था और जिसने यह सब किया वो है दानिश की पहली बीवी निमारा। ये बात सुनते ही निमारा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये झूठ है। मगर बंदरियां उस पर झपट पड़ी, उसका चेहरा चोटिल कर दिया। खून बहने लगा निमरा के चेहरे से। निमरा दर्द में चीख उठी, मुझे छोड़ दो, मैं सच बताऊंगी। पंचायत में हड़कंप मच गया। निजाकत बाबा ने सख्ती से कहा, अब वक्त है सच सामने लाने का, झूठ और छल से कोई काम नहीं चलेगा। निमरा की चीखें पंचायत में गूंज रही थीं। आखिरकार उसने सच्चाई बयां करनी शुरू की। मैंने दूसरी शादी की थी, वो बोली, और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब दानिश का तैमूर हुआ तो दानिश आलिया से और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा। मेरे दिल में जलन बैठ गई। एक रात जब दानिश कहीं दूर गया था, मैंने मौका देखकर उस बच्चे को जंगल में दबा दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह कैसे बच गया। सब लोग हैरान और सांस थामे थे। निमरा के जुबानी यह बयान सबके दिलों को झकझोर गया। दानिश का चेहरा गम और गुस्से से भर गया। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, अब सच्चाई सामने आ गई है, पंचायत तुम लोग फैसला करो। पंचायत ने निमरा को मुजरिम पाया। उनके फैसले पर निमरा को गांव से बाहर निकाल दिया गया। किसी तरह की कोई भी नरमी नहीं दिखाई गई। दानिश ने अपनी गलती मानते हुए आलिया के सामने जाकर गहराई से माफी मांगी। आलिया, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया। अब से मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आलिया की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर खुशी की मुस्कान भी थी। गांव वालों ने भी आलिया को अपनाया और बंदरियां को भी गांव में सबने अपनाया। दानिश और आलिया ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई। तैमूर की हंसी घर में गूंजती गई और निमरा गांव से दूर चली गई, जहां से वह फिर कभी लौटकर नहीं आई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।